अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 29 हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 29 तो फिलहाल नहीं कहेंगे, यूनिट 29 कहेंगे, क्योंकि 29 का पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 29.1 करवाएंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। तो डिफरेंट सर्कल्स आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। यहाँ पर इजी है पर लेंथी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप से करवा दूंगी। बाकी चैप्टर्स तो हम कर ही चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जब तक। उम्मीद है कि आप 100% कोर्स को कवर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कुछ थ्योरम करवाने हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, आपको समझा दूंगी। फिलहाल ये है कि इंस्क्राइब सर्किल की डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी हुई है, जिसमें कह रहे हैं कि व्हेन अ सर्किल इंस्क्राइब अ ट्राइंगल, द ट्राइंगल इज आउटसाइड द सर्किल। मतलब इनस्क्राइब सर्किल वो होता है जिसमें ट्राइंगल आउटसाइड द सर्किल होता है। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें, ठीक है, तो इसमें ये वाला आप इसको मत देखिएगा, इस सर्किल को देखिएगा और इसके सराउंड में बाहर है, ये जो ट्राइंगल है बाहर है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सर्किल है इस वक्त इंस्क्राइब है। अब इसी लिहाज से अगर मैं ये इनसाइड जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को देखूं तो सर्किल आउटसाइड है। इस ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करें तो इसकी जो है वो सर्किल क्या है, आउटसाइड है। तो ऐसा सर्किल सरकम सर्किल कहलाता है। मतलब अगर ट्राइंगल के इनसाइड सर्किल हो तो इनस्क्राइब, और आउटसाइड हो अगर ट्राइंगल के सर्किल तो सरकम सर्किल कहलाता है। तो ये दो बातें तो बहुत ज़्यादा आसान थी। खैर एक ही डायग्राम मैंने ड्रॉ की भी नहीं चाहिए था, अलग अलग ड्रॉ करें, सही है, खैर कोई बात नहीं। अब अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें जिसे कहते हैं रे, तो कह रहे हैं कि एक रे जो है वो लाइन सेगमेंट कहलाती है जिसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनाइटली। मतलब कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। सिंपल सी बातें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और किसी दो रे को अगर आप ज्वाइन करें तो एंगल बनता है। देखें, ये एक रे है और ये दूसरी रे है, और इन दोनों रेस के दरमियान में जो है वो है एंगल। सही है, यहाँ तक तो बात हमें इजीली समझ में आ रही है। अब एक और बात आ रही है वर्टेक्स की। देखिए ये जो एज होता है ना, कॉर्नर, जैसे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, तो ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड वर्टेक्स है। इसी तरह दो एंगल जब मिलते हैं तो इनका जो पॉइंट होता है वो ये वाला कहलाता है, पॉलीगॉन पॉइंट है, इसे कहते हैं वर्टेक्स। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन है जिसे कह रहे हैं टेंजेंट। अब टेंजेंट की डेफिनेशन यहाँ मेंशन नहीं है इस रेफरेंस में, तो मैं आपको टेंजेंट की डेफिनेशन मेंशन करती हूँ और इसकी डायग्राम के साथ आपको समझाती हूँ। क्या कहा है, टेंजेंट इज द लाइन दैट टचेस द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री। अगर आप इसको गौर करें तो ये सर्किल है और सर्किल को एक लाइन टच कर रही है, इसी को ही बोल रहे हैं टेंजेंट। और जहां पर टच कर रही है, जो पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट है इस लाइन का और सर्किल का कॉमन पॉइंट, इसे कहने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सही है। अच्छा, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हैज ओनली वन टेंजेंट। कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट जो होता है उसका एक ही टेंजेंट होता है। ठीक है। अगर सेकेंड की बात करें, सेकेंड भी टेंजेंट का ही समझे कैटेगरी है, बस ये सर्किल के इनसाइड मूव कर जाता है, मतलब कि पासिंग थ्रू द सर्किल हो जाता है। कैसे? अगर आप इस डायग्राम को गौर करें, सही, अब जरा कैटेगरी सही है। इस डायग्राम में टच करने के बजाय जो ये लाइन है वो सर्किल से ही पास हो गई है, मतलब कि सर्किल को ही पास होते हुए ये लाइन जो है गुजर गई है। तो इसका मतलब इस वक्त टेंजेंट नहीं है, बाउंड्री में नहीं है, तो ये है सेकेंड। ठीक है, यहाँ मेंशन भी किया है इन्होंने कि ये है सेकेंड। इतना सा फर्क है कि टेंजेंट जो है वो जो लाइन जो होती है वो बाउंड्री से टच होती हुई जाती है, और अगर सर्किल से पास थ्रू हो जाए तो वो कहलाता है सेकेंड। ओके। अब अगर हम दूसरी बात करें जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट सर्किल, तो टू और मोर सर्किल्स विद द सेम रेडियस बट डिफरेंट सेंटर्स इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्किल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इनका रेडियस सेम हो, जैसे ये वाले सर्किल, इसको नहीं दिखेगा, ये इनसाइड और आउटसाइड नहीं दिखेगा, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है।
अगर मैं इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करूँ और इसका रेडियस मेजर करूँ और वो सेम आए, सिंपल सी बात है। जब मैं एक कंपास को ना एक ही जैसे 4 सेंटीमीटर का कंपास या 2 सेंटीमीटर का कंपास मैंने यहाँ एक सर्किल ड्रॉ किया और 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके ही मैंने साइड में एक सर्किल जो है वो ड्रॉ किया, तो सिंपल सी बात है वो बिल्कुल सेम साइज के होंगे, तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्किल भी होंगे। तो यही बात इन्होंने बताई हुई है कि 2 और मोर सर्कल्स विद द सेम रेडियस बट डिफरेंट सेंटर्स, मतलब इसका सेंटर डिफरेंट है ना, देखिए ये सेंटर अलग है और ये सेंटर अलग है, तो इसलिए से कॉन्ग्रुएंट सर्किल बोल रहे हैं। अब रहा कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, अब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, जिस डायग्राम में क्या है, एक सर्किल जो है वो इनसाइड इस बड़े सर्किल के इनसाइड में सर्किल जो है वो बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किल जो है वो इस सर्किल के कॉन्सेंट्रिक है, मतलब इनका सेंटर जो है वो सेम है। यहाँ भी ये लिखा हुआ है 2 or more circles that have the same center। देखिए इस सर्किल का सेंटर भी यही कहलाएगा और इस सर्किल का सेंटर भी यही कहलाएगा और इनका रेडियस डिफरेंट है। देखिए ये रेडियस, इसका रेडियस थोड़ा कम है, इसका रेडियस जो है वो ज्यादा है, तो डेट्स मीन ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। इनका सेंटर सेम है बट रेडियस डिफरेंट और कॉन्ग्रुएंट का रेडियस सेम है बट सेंटर डिफरेंट। अब कॉमन टेंजेंट वाले पॉइंट को आप लोग यहाँ देख तो लें, पढ़ तो लें, लेकिन इसकी डायग्राम में आपको शो करूंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ लाइन विच इज टेंजेंट टू मोर देन वन सर्किल, मतलब कि एक टेंजेंट जो टेंजेंट है वो 2 सर्किल का सेम हो या 2 और मोर सर्किल का सेम हो, तो वो कहलाता है कॉमन टेंजेंट। कहते टेंजेंट को जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल। Internal tangent is a line segment which pass through the center of the two circle, whereas external common tangent do not। देखो इंटरनल टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट मतलब इंटरनल टेंजेंट और एक्सटर्नल टेंजेंट का मतलब मैं आपको समझाने के लिए मुझे आपको डायग्राम शो करनी होगी। अच्छा, कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसका नाम है जो डिवाइड करना एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द, इसको मैं डायग्राम शो करके आपको समझाऊंगी। कॉमन टेंजेंट आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है? द टेंजेंट डिवाइडिंग एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द रेडिया एंड मीटिंग इन द सेंटर्स। वो टेंजेंट जो डिवाइड कर रहा हो एक्सटर्नली एक रेशियो में रेडिया के, सही है, और मीट कर रहा हो लाइन ऑन द लाइन ऑफ द सेंटर्स। अच्छा, इसके लिए भी डायग्राम मैं आपको ऐसा करती हूँ, शो कर ही देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए जो डायग्राम है वही कॉमन टेंजेंट के लिए डायग्राम है, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो वो टाइप है कॉमन टेंजेंट की। देखें एक ही टेंजेंट पास होता हुआ दोनों सर्किल से पास हो रहा है, तो ऐसा टेंजेंट कहलाता है एक्सटर्नल और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सही है। इसी तरह आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को अगर कंपेयर करें, सही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरनली इनके सेंटर्स, मतलब इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द रेडिया एंड मीटिंग ऑन द लाइन ऑफ द सेंटर्स। सही, जो रेशियो ऑफ द रेडिया है वो जो मीट कर रहा है लाइन ऑन द सेंटर्स पर। ठीक है, ये पॉइंट देखिए अब कैसे मीट कर रहा है। देखें एक टेंजेंट यू है और दोनों सर्किल का कॉमन टेंजेंट भी हुआ, और एक टेंजेंट यू है और ये भी दोनों सर्किल्स का कॉमन टेंजेंट हुआ। सही, और इस तरह का टेंजेंट कहलाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये भी इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम एक कॉमन टेंजेंट की बात करें तो इसके लिए क्या स्पेसिफाई किया गया है। देखें कह रहे हैं अगर 2 सर्किल इंटरनली एट वन पॉइंट दे विल हैव, मतलब इफ 2 सर्किल टच इच अदर इंटरनली, 2 सर्किल टच कर रहे हैं इंटरनली, तो इन दोनों सर्किल का भी कॉमन पॉइंट हो गया। देखिए एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है और इन दोनों सर्किल का कॉमन पॉइंट ये हो गया। ठीक, अब एक टेंजेंट भी पास हो रहा है, तो टेंजेंट और इन दोनों सर्किल का कॉमन पॉइंट हो गया ना, तो इसका मतलब कि इन दोनों सर्किल का एक कॉमन टेंजेंट है। सही बात है। और 2 कॉमन टेंजेंट में क्या कह रहे हैं, इफ 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट इच अदर एट एनी 2 पॉइंट्स, मतलब 2 सर्किल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर, अभी यहाँ तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दे विल हैव 2 कॉमन टेंजेंट। अब ये कैसे होगा, जल्दी से आपको ये भी समझा देती हूँ। ये देखिए ये 2 सर्किल है और इनके 2 कॉमन पॉइंट है। एक कॉमन पॉइंट तो ये रहा और एक कॉमन पॉइंट ये रहा, 2 कॉमन पॉइंट हैं।
सही है। तो इस सूरत हाल में इसी तरह दो टेंजेंट, अच्छा ज़रूरी नहीं दो टेंजेंट ही कॉमन होंगी, क्या पता सिर्फ यहीं पर एक टेंजेंट होता, लेकिन चांसेस ये हैं कि दो टेंजेंट्स कॉमन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो भाई 3 भी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस सर्कल से तो टच नहीं करेगा ना। इसी तरह अगर आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो वो इस सर्कल से टच नहीं करेगा। और अगर वन कॉमन पॉइंट वाले को देखेंगे तो उसमें एक ही साइड पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ही कॉमन टेंजेंट कहलाएगा। मैं आपको शो करती हूँ, देखें अगर मैं टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करती हूँ तो वो दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट नहीं कहलाएगा, वो तो सिर्फ इसी आउटसाइड वाले सर्कल का कॉमन टेंजेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट आने की ही पॉसिबिलिटी है, और इस सूरत हाल पे दो कॉमन टेंजेंट आने की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह 3 कॉमन टेंजेंट आने की पॉसिबिलिटी कब है? अच्छा देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि सेंटर में भी एक लाइन ड्रॉ हुई है, यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते। यहाँ ड्रॉ करेंगे सेकंड कहलाएगा, टेंजेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो तो पास थोड़ा सर्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे सूरत हाल में जिसमें दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो, इसमें चांसेस है कि आप 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? 2 तो यही होगा, तीसरा इनके दरमियान से, जबकि यहाँ जिनके 2 कॉमन पॉइंट थे इसमें ऐसा चांस था ही नहीं। ठीक है, अगर 2 सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हो किसी भी पॉइंट पर तो उसके 3 कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। इंटरनल टच करेंगे अगर किसी भी एक पॉइंट पर तो उसका एक ही कॉमन टेंजेंट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं सोचा कि आपसे डिस्कस ज़रूर करूं और आपको टेंजेंट की बात जो है सही से समझा सकूं। अब आपको क्या लगता है, सिर्फ 3 कॉमन टेंजेंट होता है? 1, 2 और 3 की बातें तो आपने पढ़ ली। 1 में जब इंटरनली टच कर रहे हो एक ही पॉइंट से, और 2 में जब इंटरनल टच कर रहे हो 2 पॉइंट से, और 3 कॉमन टच में इंटरनल टच ही नहीं कर रहे हो, एक्सटर्नली टच कर रहे हो एक पॉइंट से। अब अगर 4 टेंजेंट की कहानी चाहिए तो 4 टेंजेंट तक होता है, सिर्फ 4 टेंजेंट तक ही होता है। अब देखें अगर 2 सर्किल टच ही नहीं कर रहे हो तो 4 टेंजेंट्स कॉमन आने के चांसेस हैं। मतलब टच करने के 3 केसेस तो हो चुके हैं, लेकिन अगर 2 सर्किल एक दूसरे से एक्सटर्नली और इंटरनली किसी भी सूरत हाल में टच नहीं कर रहे हो तो चांसेस हैं कि 4 टेंजेंट कॉमन आ सकते हैं। कैसे? 1, 2, 3 and 4। ठीक है, do not touch or intersect each other and one does not lie inside the other, they will have 4 common tangents। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि यहाँ तक आपको टेंजेंट्स तक के कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गए होंगे। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि हमने 27 में 28 चैप्टर में डिस्कस किए थे, तो वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं, या अगर आप लोग वो वीडियोस देख चुके हैं तो आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चंस की कर लीजिएगा, मतलब क्वेश्चंस तो नहीं है सॉरी, इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से दिमाग में जो है समझ लीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा, और फिर 29.1 हम नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।